हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल सीडीएस का एग्ज़ाम है और कल एनडीए का भी एग्ज़ाम है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत यू नो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। और मैं कुछ आपको लास्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो कि आपको इस एग्ज़ाम में को क्रैक करने में और इसको एस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं जो है इस एग्ज़ाम में बैठ चुकी हूँ पहले बहुत लगातार 3 साल से मैं इस एग्ज़ाम को दे रही हूँ। और मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था CDS-1 2021, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लियर नहीं किया था। और उसके बाद जो लगातार 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, CDS-2 2021, CDS-1 2022 एंड CDS-2 2022, और मैं ये वाले एग्ज़ाम में भी अपीयर होने जा रही हूँ। तो बाकी जो 3 एग्ज़ाम्स थे CDS-1 2021 को छोड़ करके, तो बाकी 3 एग्ज़ाम्स को मैंने सक्सेसफुली क्लियर किया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो लास्ट के दिन यानी कि आज आपको वो चीज़ें क्या नहीं करनी है या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्योंकि एज़ एन एस्पिरेंट मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस दिया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो जो भी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही एडवाइजेबल या बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप ज़्यादा एंग्ज़ायटी नहीं लें, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी ये गलती की थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली थी इस एग्ज़ाम के बारे में। और बहुत से मैंने देखा भी है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, इसलिए भी क्योंकि ये जानने के बाद कि ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी जो है वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशंस, जैसे कि हमारी सिविल सर्विसेज हो गई, तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी अपने डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से जानी जाती है। तो आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से एग्ज़ाम में काफ़ी इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस देगी यूपीएससी, और ट्रिकी क्वेश्चंस देगी या हम लोगों से सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं। इवन तो कि उन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत हार्ड वर्क किया था, मगर मैं एक जगह जो है चूक गई थी। मैं आपको वीडियो के आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे मैं बताऊंगी कि मैंने वो क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस क्लियर नहीं हो पाया था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती है, और हमारा माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है उस एग्ज़ाम को लेकर के, या जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उसको लेकर के बाज़ार में एक बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है कि जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उसको क्रैक करना आसान नहीं होता है, या फिर कोई बच्चों वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स बच्चों वाली बात तो नहीं होगी, और ऑफकोर्स आप लोग बच्चे नहीं ही होंगे अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो इसमें कोई बच्चों वाली बात या कोई ईज़िली कोई फ़ॉर्मूला नहीं है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। और इवन तो मैं ये कहूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम में एक बार बैठ गए और अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के कि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप सर्विस में जाएंगे, तो जिस तरीके से आपको चैलेंजेस मिलेंगे वहाँ पे, तो उसके रिस्पेक्ट में ये एक जो एग्ज़ामिनेशन है वो बस इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा एक हिस्सा है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे तो आप अभी जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो हाँ, तो मैं अब आती हूँ कि मैंने वो क्या गलतियाँ की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाई थी इस एग्ज़ाम को। तो पहली जो मैंने गलती की थी, बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज़ इकट्ठा मैंने कर लिया था। क्योंकि मैंने उस समय नया-नया टेलीग्राम भी जॉइन किया था, तो टेलीग्राम पे इतने ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल हैं फ्री में, तो मुझे लगा कि अरे ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया हुआ, ये क्वेश्चन तो यहाँ से। तो मैंने क्या किया कि सारे रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करके सारे को पढ़ने बैठ गई। और जब लास्ट के 1 मंथ मेरे पास बचे, तो उसके बाद मुझे समझ में ये बात आई कि जितने सोर्सेज़ मैंने इकट्ठा किए उसके तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, तो अब मैं इसको रिविज़न कैसे करूँगी।
तो लैक ऑफ रिविजन के चलते, इवन तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन लैक ऑफ रिविजन के चलते, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा, आप जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सोर्सेज रखोगे उसको रिवाइज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा आप यूपीएससी ये डिमांड, स्पेशली मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बता रही हूँ, सीडीएस के बारे में, यूपीएससी ये डिमांड आपसे नहीं कर रही है कि आप जा कर के जो है 120 में 120 मार्क्स ले आओ। क्यों कट ऑफ जो है वो हमेशा 50% ही जाता है यूपीएससी के हर एक एग्जामिनेशन में, अगर आप देखोगे तो कट ऑफ हमेशा 50% से आगे जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल ही इतना ज़्यादा होता है कि आप, वो डिमांड ये नहीं कर रही हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, वो बस बेयर मिनिमम आपसे डिमांड करती हैं कि आप 50% मार्क्स ले आओ और इस स्टेज से आप दूसरे एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मैंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था उसको पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाई, तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी। दूसरी चीज़ ये मैंने की थी कि इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एनग्जाइटी मैंने ले ली थी। और एग्ज़ाम्स में, ये एग्ज़ाम में स्पेशली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन का ट्रेंड देखा, तो मैंने 3-4 बार इस एग्ज़ाम को, जैसे मैं बैठी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, उसको 3 बार लगातार मैंने क्लियर किया। तो उसका जो सीक्रेट है, या जो भी आप बोल सकते हैं, वो ये है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस करेक्ट नहीं पूछते हैं, यूपीएससी करेक्ट नहीं पूछती है, वहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा जाता है। तो आप हड़बड़ी में, जब आप एनेक्सिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हो, ओवर थिंक ज़्यादा करने लगते हो, तो वो नॉट आपको दिखता ही नहीं है। हो सकता है कि अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ, कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। इसलिए बोला जाता है कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने भी मॉक टेस्ट लगाए थे, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम के लिए आपको उतनी चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज में। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आते भी नहीं है स्टेटमेंट्स बेस्ड कि आप पूरा पढ़ रहे हो। यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन के स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको पढ़ने होते हैं और आपको अच्छे से पढ़ करके वो आंसर करने होते हैं। और मैं लास्ट में बता दूं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, जैसे कि वेटलैंड्स का टॉपिक हो गया, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। लेक्स का हो गया, या फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस का हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस, और आजकल कन्वेंशनल टाइप के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछना जो है बहुत कम कर दिए है। जैसे कि पिछले बार क्वेश्चंस आया था, पिछले बार शायद आया था कि 30x30% टारगेट्स क्या है, या फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद सीएपीएफ में आया था कि कंबाइंड सीबीडीआर के बारे में आया था क्वेश्चन कि वो सीबीडीआर क्या है, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, जो हम लोग कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको की टर्म्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस तो आपके शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो। हिस्ट्री के पीछे तो मैं ज़्यादा भागती भी नहीं हूँ, अभी भी मैं एंशियंट मेडिवल नहीं करके जाती हूँ। कल भी जो मैं एग्जाम देने जाऊँगी उसके लिए भी मैंने एंशियंट मेडिवल को बिल्कुल छुआ भी नहीं है, मॉडर्न पढ़ के जाती हूँ हमेशा स्पेक्ट्रम से। उसके बाद मैंने क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी हैबिट है, तो मुझे करंट अफेयर्स के लिए कुछ चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि करंट अफेयर्स वो लोग ज़्यादा डीप में पूछते भी नहीं है। अगर आप रेगुलर रीडर हैं तो आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करूँ तो 11th एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और थोड़े से मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। और जो प्लेसेस न्यूज़ में है उसके लिए आप मैप्स को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑल इन द होल, मैं ये कहूँ कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, एक बात मैं और एक अल्टीमेटम आपको दे दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है और इंग्लिश तो पढ़ के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलने का दूसरा कारण यही था कि मैंने इंग्लिश को निगलेक्ट कर दिया था। क्योंकि मैं एक सीबीएसई स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने इंग्लिश को सोचा कि अरे यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो अपना ही सब्जेक्ट है। तो इस के वजह से इंग्लिश में मेरे सिर्फ 66 मार्क्स ही आए थे, जबकि इंग्लिश में अगर आप 75-80 स्कोर कर पाते हो तो आपका आराम से, जबकि जीएस में मेरे 40 नंबर आए थे। तो जीएस मेरा अच्छा था, मगर इंग्लिश के थोड़ा सा और अगर मैं मेहनत करती तो इंग्लिश की वजह से मेरा पेपर निकल जाता। तो इंग्लिश जो है वो हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, और डिसाइडिंग फैक्टर को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और बात करें साइंस की, तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो ये एग्ज़ाम ऑफ कोर्स केक वॉक रहने वाला है।
और अगर जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए मेरे पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये बोल के कंप्लेन करते हैं कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चंस इसमें से 30% ऑफ द पेपर में मतलब अगर आप टोटल पेपर 100% ले तो 30% ऑफ द क्वेश्चन साइंस के आते हैं। तो अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो पेपर आपका ऐसे भी निकलना है। तो आप कंप्लेन करने के बजाय आप साइंस पढ़िए, या फिर आपको जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है आप उसको और मजबूत करिए। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ आप साइंस कर लीजिए। जो जो ईजियर सब्जेक्ट हैं तो आप उसको आराम से कर लीजिए। इकोनॉमिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, और ज़्यादा आएंगे तो गलत भी हो जाएंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो जहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं वहाँ से पूरे उठाइए, और जहाँ से आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मेरे गलत हो जाएंगे तो वहाँ पे रिस्क लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सीएससी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ये पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं मगर थोड़ा फैक्चुअल हो गया है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप ज़्यादा एलिमिनेट नहीं कर सकते, या तो क्वेश्चन वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसके बाद बात करूँ तो ऑफ कोर्स यही तो थी मेरी स्ट्रैटेजी, और कि मैं क्या बात करूँ। ऑफ कोर्स तो मैं एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सब एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, और उसके बाद जब मैं भी एग्ज़ाम दे करके कल आऊँगी तो मैं आपसे बात करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और मैं कल, क्योंकि मैंने इतने दिन से एग्ज़ाम दिया है तो मुझे एक लगभग आइडिया हो गया है कि अब एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल इतनी है तो इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी, या इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। तो उस हिसाब से मैं कल हो सकता है मैं एनालिसिस भी लेकर के आऊँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, और जय हिंद, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम। दैट्स ऑल, थैंक यू।